हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो देखिए, केस नंबर 2310 जिसके तहत कि अमीन 1767 की वैकेंसी को रद्द किया गया है, जो हाईकोर्ट का फैसला आया, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस मैंने कर दिया है, जो कि लगभग 27 मिनट का है। ठीक है ना, लगभग 26 मिनट 54 सेकंड, 27 मिनट का है। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया क्योंकि मैंने इसमें बहुत डिटेलिंग में हर एक वर्ड को लेकर के मैंने बताया है। और ये वीडियो में भी मैं वही एनालिसिस करने वाला हूँ, लेकिन ब्रीफ में, शॉर्ट में, यानी कि जो भी जिनके पास भी समय नहीं है कि आप 26-27 मिनट का वीडियो देखें, आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से बस पहले यही कहना चाह रहा हूं कि इस वीडियो में हम सिर्फ जजमेंट को समझने जा रहे हैं। इसमें मैं किसी भी तरीके से हाई कोर्ट के किसी फैसले की अवमानना नहीं कर रहा हूं। तो चलिए ये हम लोग सुन लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि केस नंबर 2310 जो है वो राम बाबू आजाद और इनके अलावा 90 और पिटिशनर के द्वारा हाई कोर्ट में 2020 में डाला गया था। 2020 जो कि आपके फॉर्म भरने की आखिरी तिथि थी 22/1/2020, उसी समय इसको एडवर्टाइजमेंट को निरस्त करने के लिए ये उन्होंने डाला था। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा कहना था कि इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वो बिहार कैडर रूल 2013 उसके हिसाब से नहीं है और ये इलीगल है, गैर कानूनी है। हम लोगों के साथ ये क्या है, दुर्व्यवहार है। ये अच्छा व्यवहार नहीं हुआ कि हम लोगों को नेग्लेक्ट किया गया है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कि पेटिशनर्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे, बता रहे थे, वो थी रितिका रानी जी, और रिस्पोंडेंट को थे ऋषि राज सिन्हा। यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में भी गलती बताया था, मिस्टर रितिका रानी लिखा हुआ है, बट ये जो रितिका रानी एडवोकेट है ये लेडी है, यहाँ पे मिस होना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो देखिए, पहला वाला जो इसका पैराग्राफ है, इसमें जो है गवर्नमेंट जो अपना जो सरकार है वो कोर्ट से ये कहती है कि मैं रीज वंडर का रिप्लाई देना चाहता हूँ। रीज वंडर क्या होता है कि जैसे वो क्या होता है कि मान लीजिए किसी पिटिशनर ने कोई पिटिशन डाला, कुछ याचिका डाली, तो उसके खिलाफ जो सरकार है वो काउंटर एफिडेविट डालेगी। तो सरकार जो जवाब देगी उसके खिलाफ जो जवाब दिया जाता है पिटिशनर्स के द्वारा कोर्ट में, उसको बोला जाता है रीज वंडर। और फिर रीज वंडर का फिर जवाब सरकार को दिया जाता है, अगर सरकार चाहती है तो उसको रीज वंडर का रिप्लाई कहा जाता है। तो यहाँ पर सरकार क्या कह रही है कि पिटिशनर्स लोगों ने कुछ रीज वंडर डाला होगा, यानी कि सरकार के काउंटर का कुछ जवाब दिया होगा, तो सरकार उसका फिर से जवाब देना चाहती है, तो उसके लिए कोर्ट से बोलती है। तो कोर्ट उनसे पूछता है कि क्या आपके पास कोई न्यू पॉइंट है इस रीज वंडर को रिप्लाई करने में, तो सरकार मना कर देती है और फिर तब कोर्ट क्या कहता है, उसको रिजेक्ट कर देता है उनके रीज वंडर के रिप्लाई करने की रिक्वेस्ट को। अब देखिए इसमें आगे क्या लिखा हुआ है कि जजमेंट में कि पिटिशनर के द्वारा क्या पिटीशन डाली गई है कि आप जो है विवरण पुस्तिका, क्या है विवरण पुस्तिका, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट आया था 1767 अमीन का, आप उसको क्या करिए, खत्म कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो बिहार अमीन कैडर रूल 2013 के तहत नहीं है और बिहार अमीन 2013 का रूल 2019 में आया था। जो इसके पहले के अमेंडमेंट्स हैं वो ठीक नहीं है, वो गलत है। जो इसका रूल है वो 2019 से लागू होता है। तो 2019 का जो रूल जो गैजेट में जब आता है, 2013 का जो बिहार अमीन कैडर रूल है, उसमें लिखा हुआ था कि 12th प्लस अमानत की डिग्री या आईटीआई सर्वेयर की ट्रेनिंग होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये था उसके शैक्षणिक योग्यता में। बट यहाँ पर भर्ती जो निकाली गई थी 1767 अमीन की, वो 12वीं के आधार पर निकाली गई थी। तो ये पिटिशनर्स की पिटीशन थी कि इस एडवर्टाइजमेंट को कैंसिल किया जाए क्योंकि ये लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, इसमें ब्रीफ में हल्का सा दिया हुआ है कि दिस मैटर इज रिलेटिंग टू द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ अमीन इन द रेस्पोंडेंट स्टेट। पिटिशनर हैव क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। जो वैलिडिटी एडवर्टाइजमेंट की उसका क्वेश्चन किया था ऑन द बेसिस ऑफ किस आधार पर, रूल 2013 के आधार पर। क्यों? क्योंकि वो 2019 में पब्लिश हुआ था गैजेट में। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसमें बस यही दिखाया गया कि उसमें जो विवरण पुस्तिका थी एडवर्टाइजमेंट, उसमें क्या दिया गया था शैक्षणिक योग्यता, वो थी 10+2 यानी कि 12वीं चाहिए थी सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद जो था प्लस में एक्सपीरियंस के लिए मार्क्स जोड़े गए थे, बट इसेंशियल जो मतलब कि शैक्षणिक जो मेन जो एजुकेशन था, मेन जो क्वालिफिकेशन था, वो 12वीं को ही रखा गया था। और 2013 का जो रूल है उसमें क्या शैक्षणिक योग्यता है वो इसके नीचे यहाँ पे पैराग्राफ में दिखाया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं 3rd वाली लाइन में वही चीज दिया हुआ है जो मैंने आप सभी को बताया हुआ है। ठीक है, ओके। इसके बाद जो है जो सरकार जो है वो क्या कहती है कि जो पिटिशनर का जो तर्क है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब सरकार अपनी बात रख रही है कि वो कह रही है कि जो पिटिशनर का तर्क है कि 2013 का रूल जो है 2019 में आया है तो तभी से लागू होगा और उसी आधार पर ये भर्ती निकाली जानी चाहिए थी, बट सरकार ने नहीं निकाला है, तो ये गलत है, इसको आप इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को रद्द करिए। तो सरकार इसको रजिस्ट करती है, स्टेट क्या करती है, रजिस्टर, उसका विरोध करती है कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर इन उनके तर्क को, और क्या कहती है कि कोर्ट से कि आप लोगों ने इस कोर्ट में केस नंबर CWJC 10412 ऑफ 2021
इसमें 2013 के रूल को समझा गया है और उसमें एक इंटरिम ऑर्डर भी आया जो आपको थोड़े दिन पहले एक स्टे ऑर्डर भी आया था, उसी से रिलेटेड ये बात हो सकती है। और फिर इसके बाद क्या कहते हैं, जो सरकार है एक बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, एक पॉइंट को बहुत स्ट्रांगली पुश कर रही है और वो है केस नंबर 4964। ये वही था जो 2014 में लगभग 3 अमीन सिर्फ सही पाए गए थे, बाकी सभी का फर्जी डिग्री था, तो उन पेटिशन उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है ना। लगभग शायद 820 का वैकेंसी भर्ती के लिए आया था, उसमें से सिर्फ 3 को सेलेक्ट किया गया था, बाकी सबका फर्जी निकला था, क्योंकि किसी का भी अमानत का डिग्री गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से नहीं था। तो जो रिजेक्ट हुए थे उन लोगों ने कोर्ट में केस किया था, वही केस था ये 4964। और इसमें जो याचिका करता थे वो लोग केस हार गए थे, राज्य सरकार के हित में ये फैसला आया था, राज्य सरकार के फेवर में आया था। तो इस फैसले को फिर पिटिशनर लोगों ने एलपीए के द्वारा, एलपीए 1657 के द्वारा 2015 में इसको अपील करते हैं उसी कोर्ट में, आगे डबल बेंच में, ठीक है। लेकिन इस एलपीए में भी वो हार जाते हैं, गवर्नमेंट जो कोर्ट है वो सरकार के फेवर में ही फैसला सुना देती है। तो जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, 2310 केस में इस चीज़ को स्ट्रांगली पुश कर रही है कि देखिए कि 2013 अमीन कैडर रूल के जो है वो 2013 से ही लागू हुआ है, उस आधार पर 3 लोगों को हम लोगों ने क्या कहते हैं अपॉइंट भी किया हुआ है। तो वो चूंकि रूल तभी से है, तो हो सकता है ये पॉइंट इसीलिए सरकार ने डाला हो कि वो अमेंडमेंट की वैलिडिटी को ज़्यादा अच्छे से प्रूफ के साथ वो बताना चाह रही हो। बट यहाँ पर जो है कोर्ट इस चीज़ को मानता नहीं है और वो क्या कहता है कि देखिए इट इज़ एविडेंट दैट देयर इज नो चैलेंज टू द रूल 2013, मतलब 2013 के रूल में कोई चैलेंज नहीं है। एलपीए का जो बेंच था उन लोगों ने पूरे प्रोसीजर को ही जो जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, क्योंकि उस समय तक जब ये एलपीए हुआ था 1657 जो भी मैंने आपको बताया, उस समय तक जो था जो अमीन की भर्ती होती थी वो थी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, ठीक है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। तो वही सरकार क्या कह रही है कि उसमें जो उन लोगों ने, माफ करिएगा, कोर्ट क्या कह रही है कि जो संविदा पर जो भर्ती निकाली गई थी 2014 में, उसमें लिखा था कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आपका अमानत का डिग्री होना चाहिए। बट उस समय तक कोई भी बिहार सरकार में कहीं भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कहीं से भी अमानत का डिग्री नहीं दिया जा रहा था। तो वही एलपीए ब्रांच ने उस पूरे उसको प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट को क्या बहिष्कार किया था और सरकार से ये कहा था कि आप कुछ एक ऐसा मेजर लीजिए, कुछ एक ऐसा मतलब कि चीज़ बनाइए जो कि ओपन हो, फेयर हो और उसमें क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो, वो चीज़ को इसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे कि दिक्कत इस वाले संविदा जो आधारित हुआ था उसमें दिक्कत क्या थी कि आपने एडवर्टाइजमेंट में तो लिख दिया है कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए अमानत का डिग्री, बट आपके स्टेट में कहीं गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है ही नहीं। तो जब आपके पास है ही नहीं तो आपने एडवर्टाइजमेंट में डाला क्यों, ठीक है। तो ये एक क्या थी, कन्फ्यूजन वाला मैटर था। तो सरकार जो है, सॉरी कोर्ट जो है वो सरकार को कहती है कि आप जो अप्रोप्रिएट मेजर लीजिए कि अब फर्दर जो भर्ती होगा वो क्या होगा, आपका ओपन होगा, फेयर होगा एंड ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। और क्या होगा, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के तहत होगा। यानी कि आर्टिकल 14 क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि बराबर कानून के सामने सभी बराबर हैं। और आर्टिकल 16 क्या है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि दोनों को यहाँ पे सभी को मौका या बराबर मिलना चाहिए एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 14 और 16 का जिक्र क्यों हुआ है इस चीज़ का, तो एक ये भी है कि देखिए संविदा पर जब आप भर्ती निकालते हो तो उसमें क्या होता है कि कहीं पे देखिए कि 12th प्लस अमानत का डिग्री मांगा जाता है, या कहीं 10th प्लस कुछ अमानत का डिग्री, या कोई सिविल में डिप्लोमा किया है तो उसको भी भर्ती किया जाता है, यानी कि। और लेकिन जब इन लोगों ने परमानेंट के लिए निकाला है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 12th डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो संविदा पे आप जब ले रहे हो और जब आप परमानेंट पर ले रहे हो तो दोनों में क्या है, आप क्वालिफिकेशन में डिफरेंट चीज़ रख रहे हो, अलग अलग रख रहे हो। तो जो पेटिशनर है वो लोग आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का हवाला देकर के कह रहा है ये हमारे साथ इक्वलिटी नहीं है, संविदा के लिए कुछ और बना रहे हो, परमानेंट के लिए कुछ और, ठीक है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। तो इसलिए आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का जिक्र हुआ है। तो यहाँ पर कोर्ट ने भी इसीलिए सरकार को कहा है कि आप जो भी प्रोसेस बनाइए, जो भी प्रोसीजर बनाइए वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के तहत होना चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों को मानते हुए सरकार की उस बात को कोर्ट नहीं मानती है 2013 के रूल को, ठीक है, कि अब 2013 का रूल 2013 से है, उसके बाद के अमेंडमेंट जो हुए हैं वो उतने ज़्यादा सही नहीं है। मतलब सरकार अच्छे से अपनी बात को बता नहीं पाई है और इसी वजह से क्या हुआ आपका कि इस रिट पिटीशन को अलाउ किया गया और गवर्नमेंट को री नोटिफाई करने के लिए बताया गया जिस दिन से ये रिसिप्ट ऑफ दिस ऑर्डर, जिस दिन से ये रिसीव कर लिया जाएगा सरकार के द्वारा इस ऑर्डर को, उसी दिन से आपको उसके 3 महीने के भीतर आपको अमीन का फिर से दोबारा आपको भर्ती निकालना पड़ेगा, और वो भी बिहार अमीन कैडर रूल 2013 के तहत, यानी कि 12th प्लस अमानत की डिग्री उसमें करनी पड़ेगी।
अब देखिए, तो यही था टोटल प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे सरकार अपना बात को क्यों नहीं मनवा पाई, क्योंकि मैंने जैसे पिछले अपने डिटेल वीडियो में भी बताया कि 13,885 वाले केस में बहुत बड़ा एविडेंस था कि पेरेंट रूल नहीं भी छपा। अगर कोई रीज़न है, अगर नहीं छप पाया पहले, जैसा कि सरकार कहती है कि क्यों नहीं गजट में आ पाया पहले ही, 2000 अमेंडमेंट के गजट में आने से पहले ही 2013 का रूल क्यों नहीं आ पाया, इसका एक अच्छा सा कारण अगर सरकार पेश करती है, जो कि हमको उम्मीद है कि आगे जब भी इसका हियरिंग होगा, यानी कि अभी देखिए 20 तारीख को भी हियरिंग है, उसमें भी केसेस को सुना जाना है, 10412 को भी उसमें सुना जाएगा। तो देखिए अभी गवर्नमेंट को अपने बातों को ना, अपने इस भर्ती प्रक्रिया का जो भी ये एडवर्टाइजमेंट है, इसको बहुत स्ट्रांगली वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांग प्रूफ रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स 14 और 16 की बात हो गई, और फंडामेंटल राइट्स की जब भी बात होती है तो आपको बहुत स्ट्रांग प्रूफ देना पड़ता है। कोर्ट कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि किसी भी प्रकार के फंडामेंटल रूट्स का वहाँ पे क्या हो, फंडामेंटल राइट्स का, माफ करेगा, फंडामेंटल राइट्स का हनन हो। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट हियरिंग होगी, आई होप कि उसमें जो गवर्नमेंट है वो अपने पॉइंट को बहुत स्ट्रांग वे में रखेगी और ये बताएगी कोर्ट को कि देखिए हम लोगों ने पहले अमेंडमेंट्स ला चुके हैं, गैजेट में आ चुका है, कैबिनेट का डिसीजन है, तो ये कहीं से भी आर्टिकल 14 या आर्टिकल 16 का नहीं है। एंड प्लस अभी आप देखोगे 1-2 दिन पहले भी कि वो 90 जो अमीन जो थे, जो संविदा पर थे, फर्जी डिग्री था, उनको अभी हटाया गया है। तो ये भी एक कारण स्ट्रांग रूप में दे सकती है कि ये लोगों को जो हम लेते हैं इसमें ज़्यादातर हमारा फर्जी आ जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने परमानेंट के लिए 12th रखा है, ताकि हम उन लोगों को ट्रेनिंग दे करके बिल्कुल एक प्रोसीजर, एक अच्छे अमीनों को हम लोग बहाल कर सकें, क्योंकि इनको बहाल कर रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी फर्जीपना हमको दिख रहा है। तो ये भी एक पॉइंट वहाँ पे रख सकते हैं। अब देखिए क्या होता है 20 तारीख को जब भी हियरिंग होगी, जो भी अपडेट आएगा मैं आप सभी को बताऊंगा। तो ये था शॉर्ट एनालिसिस। अगर आपको इसका डिटेल एनालिसिस देखना है तो पिछला वाला वीडियो आप जरूर देखिए, उसमें मैंने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से बता रखा है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।